गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू निक एजुकेशन। आपका निक एजुकेशन में बहुत स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों का जो पैट है उसमें जो आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें आप लोगों को मैं स्टडी करा रही थी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो देखिए, आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से आपको मैंने सबसे पहले मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कराई थी और उसके बाद मैंने आप लोगों को एटम तथा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कराई थी। नेक्स्ट आपका तीसरा लेक्चर था एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी की थी और इसमें से जो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मतलब प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। तो देखिए, आज आप लोगों को मैं बताऊंगी पॉलीमर के बारे में, ठीक है। आपका जो ये टॉपिक है वो पूरा टॉपिक कैसा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपके लिए जो भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्टली जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है, पॉलीमर। आज आप लोगों को मैं पॉलीमर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आपसे देखिए, पॉलीमर से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा जो आपके नॉन स्टिकी मतलब यूटेंसिल्स होते हैं उसमें किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, लाइक रस्सी को बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, आपका जो पैरासूट होता है उसमें किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, लाइक जो आपकी पॉलीथीन होती है इसलिए 1 लाख इकाई क्या होती है, ये किस इकाई से मिलकर बनी हुई होती है, लाइक आपकी नेचुरल जो मतलब रबड़ होती है वो क्या होती है, आपकी आर्टिफिशियल जो रबड़ होती है वो क्या होती है। लाइक इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो मतलब होता है रबड़ का बल्कनीकरण, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रबड़ के बल्कनीकरण में किस तत्व का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी सल्फर का किया जाता है, उसमें इसका परसेंटेज मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर 4 है पॉलीमर यानी बहुलक। आज आप लोगों को हम स्टडी कराएंगे बहुलक की। तो देखिए, आपका जो पेट का लेक्चर है वो है आपका लेक्चर 4 पॉलीमर। पॉलीमर जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुलक। तो देखिए, मोस्टली बहुलक में क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम पॉलीमर के बारे में बताते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मोस्टली जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं पॉलीमर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपका बहुलक क्या होता है। तो देखिए, जो आपका बहुलक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, अनेक जो मोनोमर होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अनेक जो 1 लाख इकाई होती हैं, जब 1 लाख इकाई आपस में बॉन्डिंग करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुलक का निर्माण कर लेती हैं। मोनोमर्स जो इकाई होती हैं जब आप इसको आपस में कनेक्ट करेंगे जिसके फलस्वरूप आपके पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो पॉलीमर होते हैं ये एक प्रकार से आपके बड़े अणु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुलक होते हैं इनका आणविक भार कितना होता है, ठीक है। तो देखिए, जो आपके बहुलक है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है, यानी 10⁻³ से लेके 10⁻7 म्यू तक इसका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसलिए ये एक प्रकार से आपका कैसा अणु है, बहुत ही बड़ा अणु है, ठीक है। और ये अनेक प्रकार से 1 लाख इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा 1 लाख इकाई जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, 1 लाख इकाई 1 लाख इकाइयों को आपस में जोड़ने से पॉलीमर का निर्माण होता है। पॉलीमर का निर्माण होता है। तो देखिए, जब आपकी कोई भी मोनोमर्स हैं निर्माण होता है तो देखिए, अनेक जो आपकी जब मोनोमर्स इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, जाने देखिए जैसे आपकी मोनोमर्स इकाई है जब ये आपस में कनेक्ट होती चली जाएगी, दोबारा से मोनोमर्स दोबारा से मोनोमर्स इस तरीके से रिएक्शन करती रहेगी जिसके परिणाम स्वरूप पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, आपके पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपके जो पॉलीमर होते हैं ये एक प्रकार से बड़े अणु होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये कैसे अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, ठीक है। बड़े अणु क्यों होते हैं,
क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, ठीक है, यानी इनका आणविक भार अधिक होता है। कितना होता है? ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो मतलब भौलक होते हैं इनका आणविक भार कितना होता है। तो देखिए इनका आणविक भार 10⁻³ से लेके 10⁻7 न्यू तक होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं क्या होता है आपका भौलक, ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आता है भौलक की छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मोनोमर्स होते हैं जब आप इसको आपस में जोड़ देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके पॉलीमर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो भौलक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मोनोमर होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए जब आपके पास मोनोमर होंगे तभी तो आप किसका निर्माण कर पाएंगे? पॉलीमर का निर्माण कर पाएंगे। जब तक आपके पास मोनोमर्स नहीं है, कोई भी आप कंपाउंड बना रहे हैं, कोई भी पॉलीमर्स बना रहे हैं, सपोज दैट जैसे हमने एथिलीन लिया, ठीक है, जब तक हमारे पास उसका पॉलीएथीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तब तक आप किसी भी पॉलीथीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमारी सबसे छोटी इकाई को क्या रखा गया है? मोनोमर रखा गया, ठीक है। मोनोमर मतलब एकलक इकाई, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को समझाते हैं आपका पॉलीमर क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, आपने बायो में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन है इसकी छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? एमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एमाइनो एसिड क्या होती है, यानी जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो देखिए जब एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब ऐड होते हैं तो एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक प्रकार से जब कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन की एकलक इकाई क्या हुई बताइए? एमाइनो एसिड। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, प्रोटीन की एकलक इकाई क्या हुई आपकी? एमाइनो एसिड हुई। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा जो आपका DNA होता है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, इसकी एकलक इकाई क्या होती है? तो DNA की एकलक इकाई होती है आपकी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अनेक जब न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में मिल जाती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका जो पॉलीमर है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं जैसे आपका DNA है, ठीक है। तो DNA की एक प्रकार से मोनोमर इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। अनेक जब न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके DNA का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके देखिए क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, ठीक है, आपका संश्लेषित रबड़ क्या होता है। आपके जो भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टिव है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं इनके प्रकार, इनका क्लासिफिकेशन। काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, आपके बेकेलाइट क्या होता है, मेलामाइट क्या होता है, ठीक है, आपका डेक्ट्रॉन क्या होता है। काफी क्वेश्चंस आते हैं इनसे, आपके लिए पेट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब आप लोगों को हम इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं। बहुलक का वर्गीकरण। तो देखिए कैसे करेंगे बहुलक का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है
इसको देखिए 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि जिसमें से आपका पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल, नेचुरल। नेक्स्ट आपका है सेमी सिंथेटिक, और नेक्स्ट आपका है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अर्ध संश्लेषित, और इसको बोलेंगे प्राकृतिक, ठीक है। तो देखिए इसके मोस्टली एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा लाइक आपका जो सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है, ये आपका कैसा पॉलीमर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका है स्टार्च, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन काफी इससे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है स्टार्च जो आपका नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेल्यूलोज, पहला है आपका स्टार्च, नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज, और देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। और काफी एक बार क्वेश्चन आया था नेचुरल जो रबड़ होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो मतलब आपका आइसोप्रीन होता है ये एक प्रकार से आपका नेचुरल मतलब नेचुरल होता है रबड़, यानी प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है आपका कैसा आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक, और एक होता है जो आपकी प्रकृति से प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो देखिए जो मतलब आपका नेचुरल रबड़ है उसका नाम क्या है, आपके नेचुरल रबड़ का, ये क्वेश्चन काफी बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नेचुरल रबड़ वो आपका होता है आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन को हमेशा प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ये से प्रकृति से प्राप्त किया जाता है आपका आइसोप्रीन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछ दिया जाएगा आइसोप्रीन किस तरीके का पॉलीमर है, तो आपका नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमी सिंथेटिक, आप लोग सबसे पहले हम सिंथेटिक बताते हैं क्योंकि सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक और प्राकृतिक का मिश्रण होता है, ठीक है, इसलिए। तो देखिए सिंथेटिक में आपका कौन सा होगा, सिंथेटिक में आपका जैसे हो गया ब्यूना एस, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया डेक्रॉन, अभी हम इसके सारे जो पॉलीमर है सबके बारे में प्रॉपर स्टडी कराएंगे, इनके यूजेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। इनकी 1 लाख इकाइयां मोस्टली पूछी जाती हैं, उनके बारे में स्टडी कराएंगे, जैसे आपका डेक्रॉन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेरिलीन हुआ, आपका टेरिलीन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका हुआ नाइलॉन 6,6, और भी काफी होते हैं, अभी आप लोगों को सारे बताएंगे, ब्यूना एस, डेक्रॉन, टेरिलीन, नाइलॉन 6,6, आपका बेकेलाइट हुआ, मेलामीन हुआ, ठीक है, आपका नाइलॉन 6 हुआ जो कैप्रोलैक्टम के थ्रू बनाया जाता है। अब आपका आया सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल तथा सिंथेटिक दोनों से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। तो देखिए जिसमें सबसे पहला आपका है सेल्यूलोज नाइट्रेट, तो देखिए सेल्यूलोज इससे बना है, नाइट्रेट इससे बना है, ठीक है, क्योंकि एक्रिलोनाइट्राइल आपने पढ़ा होगा, एक्रिलोनाइट्राइल से लिया गया है आपका नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेल्यूलो एसीटेट, क्योंकि एसीटेट ग्रुप आपके संश्लेषित में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें, आपसे पूछ दिया जाएगा लाइक आपका नायलॉन 6,6 एक प्रकार से कैसा है, सिंथेटिक है। आप लोगों को हम थोड़ा सिंथेटिक है रबड़ के बारे में भी बताते हैं, जो सिंथेटिक रबड़ है इसमें आपका आता है, उसमें आया था आपका आइसोप्रीन, ठीक है, यानी सिंथेटिक मतलब जिसको संश्लेषित यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है नियोप्रीन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा जो आपका नियोप्रीन है ये एक प्रकार से आपका कैसा पॉलीमर है, तो संश्लेषित पॉलीमर है आपका नियोप्रीन। आपका एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पर।
तो देखिए संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका है ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब रेखित, ठीक है। तो सबसे पहला आपका देखिए ब्रांच्ड, और नेक्स्ट आपका है लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय, और नेक्स्ट आपका है क्रॉस लिंकेड यानी तिर्यक बंध। ठीक है, सबसे पहला आपका है रेखित ब्रांच, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ब्रांच मतलब होता है शाखित, ठीक है। ब्रांच मतलब शाखित, और पहला और दूसरा है आपका लीनियर मतलब रेखीय, और नेक्स्ट आपका है तिर्यक बंधक बहुलक। ठीक है, तो देखिए जो आपकी ब्रांच्ड होते हैं यानी ऐसे पॉलीमर जो आपकी ब्रांच्ड हो, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, यानी एक प्रकार से कैसे हो, ब्रांच्ड हो, इनसे ब्रांच निकल रही हो। ठीक है, तो देखिए ब्रांच में आपसे पूछा जाता है जो आपके शाखित बहुलक होते हैं, इसमें मोस्टली किसको रखा जाता है, जो आपकी होती है हाई डेंसिटी की पॉलीथिन। ठीक है, सॉरी, जो आपकी शाखित होती है उसमें रखा गया आपको लो डेंसिटी की पॉलीथिन। हाई डेंसिटी की हमेशा होती है रेखीय टाइप में, ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं पॉलीथिन, ये आपकी हाई डेंसिटी की होती है प्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से कैसी होती है, लो डेंसिटी की होती है, यानी जिसका घनत्व कैसा हो, कम हो। ठीक है, इसमें लो डेंसिटी की प्लास्टिक को रखा जाता है, यानी लो डेंसिटी की प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जो कैसी हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, उसको कहते हैं लो डेंसिटी की प्लास्टिक। आपसे पूछ दिया जाएगा लो डेंसिटी की प्लास्टिक एक प्रकार से कैसी बहुलक है, तो आपकी शाखित बहुलक होती है लो डेंसिटी की प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीनियर मतलब जो सीधी रेखा में हो। ठीक है, लीनियर मतलब सीधी रेखा में, इसमें रखा गया है आपका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी की प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिनका घनत्व कैसा हो, अधिक हो। ठीक है, हाई डेंसिटी की पॉलीथिन, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं पॉलीथिन ले सकते हैं। ठीक है, पॉलीथिन जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको कहते हैं उच्च घनत्व की पॉलीथिन। ठीक है, हाई प्लास्टिक की पॉलीथिन। और नेक्स्ट आपका होता है क्रॉस लिंकेज, यानी ऐसे पॉलीमर जिसके बीच में क्या पाया जाए, लिंकेज पाया जाए। ठीक है, क्या पाया जाए, लिंकेज पाया जाए। मोस्टली देखिए इसका पूछा गया था, जो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, जो मतलब मेलामीन होता है, ये एक प्रकार से आपका कैसा बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मेलामीन होता है ये आपके एक प्रकार से तिर्यक बंध बहुलक कहलाता है। ठीक है, एक आपका होता है मेलामीन, नेक्स्ट आपका होता है बेकेलाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका बेकेलाइट और नेक्स्ट आपका होता है मेलामीन। ऊपर लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा हो तो देखिए, पहला है मेलामीन, अभी आप लोगों को बताएंगे मेलामीन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेकेलाइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन को किसमें रखा गया है, मतलब लीनियर पॉलीमर में। ठीक है, और देखिए शाखित में किसको रखा गया है, जो लो डेंसिटी की पॉलीथीन होती है। ठीक है, उसको, जैसे प्लास्टिक कोई कैसी है, सॉफ्ट है, ठीक है, जो आसानी से गल जाए, तो उनको रखा जाता है ब्रांच्ड पॉलीमर में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं अंतर आणविक बल के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या अंतर आणविक बल के द्वारा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपसे पूछ दिया जाएगा प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक का एग्जाम्पल क्या होता है, लाइक आपसे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं रेसे है, मतलब जो आपके रेसे बहुलक होता है, इसमें इसका एग्जाम्पल एक होता है, उसको कहते हैं टेरिलीन। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा जो टेरिलीन है वो एक प्रकार से आपका कैसा बहुलक है, तो आपका एक प्रकार से फाइब्रस बहुलक है, यानी रेशेदार बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। आपसे पूछा जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं, लाइक आपकी थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं। ठीक है, इनको ही ताप द्रढ़क और ताप संघट्ट पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोगों को बताते हैं अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फोर्स। तो देखिए जिसमें से आपका पहला है तो देखिए जिसमें से आपका है प्रत्यास्थ, सबसे पहला है प्रत्यास्थ, ठीक है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, इलास्टिक बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर। तो देखिए इलास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से बताते हैं एक एक करके, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले किया तो गया है 4 भागों में डिवाइड, ठीक है। सबसे पहला आपका है इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ बहुलक। तो देखिए आपका प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है, यानी ऐसा बहुलक जो एक प्रकार से कैसा हो, लचीला हो, ठीक है। इसको एक प्रकार से लचीला बहुलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लचीला बहुलक। आपसे पूछ दिया जाएगा लचीला बहुलक कौन सा होता है, तो एक प्रकार से जो आपका इलास्टिक पॉलीमर होता है इसको एक प्रकार से लचीला बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मतलब प्रत्यास्थ होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक के बीच में क्या होता है, जो आपका अंतर आणविक आकर्षण बल होता है ये एक प्रकार से कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। कैसा होता है, कमजोर होता है। इसके जो भी अणु होते हैं उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ दिया जाएगा कि जो इलास्टिक पॉलीमर होते हैं इनके बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। आकर्षण बल कैसा होता है, कमजोर होता है। कमजोर मतलब वीक होता है, ठीक है, यानी जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल है इसका ब्यूना एस, एक तो हो गया आपका ब्यूना एस, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया ब्यूना एन, और नेक्स्ट आपका हो गया नेचुरल रबड़, या आप इसको बोल सकते हैं नेचुरल रबड़ में आपका था आइसोप्रीन, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। और इसमें है आपका सिंथेटिक रबड़, आप लोगों को बताया भी था सिंथेटिक रबड़ क्या होती है, आइसोप्रीन, जिसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें किसको रखा गया है, सिंथेटिक रबड़ को रखा गया है, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ यानी जो हमको आर्टिफिशियल तरीके से हम उसका फॉर्मेशन करें, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो आपकी पॉलीमर होती है या रबड़ होती है उसको ही सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका हुआ क्लोरोपीन, या इसको बोल सकते हैं आप नियोप्रीन। तो ये सभी आपकी क्या होती है, सिंथेटिक रबड़ होती है। आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछ देगा और आपसे पूछेगा कि ये एक प्रकार से किस तरीके का बहुलक है, तो आप लोग कहेंगे ये प्रत्यास्थ बहुलक है, ठीक है। जब तक आपका ये अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोग अच्छे से इनको क्लासीफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं रेशेदार बहुलक। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा है रेशेदार बहुलक। देखिए मोस्टली इसके एग्जाम्पल पूछते हैं तो इसलिए इनको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा है आपका रेशेदार बहुलक। तो देखिए आपका रेशेदार बहुलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रिस पॉलीमर। तो देखिए आपका फाइब्रिस पॉलीमर क्या होता है, रेशेदार बहुलक क्या होता है, यानी ऐसा बहुलक जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा हो, आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसमें कैसा था, कमजोर था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है। जो ये बहुलक होते हैं इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल
आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे आपका नायलॉन 6,6 हुआ, ठीक है, आपका टेरिलीन हुआ, डेक्रॉन हुआ, आपका नायलॉन 6 हुआ, ठीक है, इस तरीके की एग्जाम्पल होती हैं इसमें। तो सबसे पहला आपका है नायलॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नायलॉन 6,6। नेक्स्ट आपका है टेरिलीन। टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं, डेक्रोन बोलते हैं, ठीक है, डेक्रोन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहला इसको डिवाइड किया था प्रत्यास्थ बहुलक में, ठीक है। नेक्स्ट है रेशेदार बहुलक। अब आप लोगों को बताते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको 4 तरीके से क्लासिफाइड किया था। पहला प्रत्यास्थ, ठीक है, नेक्स्ट था आपका रेशेदार बहुलक, और आपका तीसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, और नेक्स्ट आपका है थर्मोप्लास्टिक यानी ताप संघट्ट बहुलक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको बोलते हैं ताप द्रढ़क बहुलक या ताप द्रढ़क प्लास्टिक। देखिए ये काफी बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा जो आपका बेकेलाइट है ये एक प्रकार से कैसा है, मतलब किस तरीके का बहुलक है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक इसको बोलते हैं, ठीक है। आपका बेकेलाइट हुआ, बहुत ही ज्यादा ये कठोर होता है, ठीक है। एक आपका होता है मेलामाइन, ठीक है। तो ये सभी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आपके पास काफी बार क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा, यानी ऐसे बहुलक जो गर्म करने पर कैसे हो जाए, कठोर हो जाए, ठीक है, और ठंडे करने पर कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। तो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, यानी बे बहुलक जो गर्म करने पर कैसे हो जाए, कठोर हो जाए, कठोर बा ठंडे करने पर कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए, उनको क्या कहा जाता है, उनको ताप द्रढ़क प्लास्टिक या पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आ सकता है आपका, इसका मोस्टली देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, यानी बेकेलाइट, ये आपका एक प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल काफी बार पूछते हैं। पहला है आपका बेकेलाइट, नेक्स्ट है आपका मेलामाइट, ठीक है। तो आपका पहला है बेकेलाइट और नेक्स्ट है आपका मेलामाइट। तो उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में, जिसको बोलते हैं ताप संघट्ट बहुलक। तो देखिए नेक्स्ट था आपका चौथा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ताप संघट्ट बहुलक। तो देखिए आपके ताप संघट्ट बहुलक क्या होते हैं, यानी ऐसे बहुलक जो गर्म करने पर कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन वो ठंडा करने पर कैसे हो जाए, कठोर हो जाए, तो उनको बोलते हैं ताप संघट्ट बहुलक। ये मोस्टली पेपर में आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा। जो आपका पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, आपका पॉलीस्टाइरीन एक प्रकार से कैसा बहुलक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन हुआ, लाइक आपका पॉलीथीन हुआ, ठीक है, या पॉलीस्टाइरीन हुआ, और आपका पीवीसी हुआ, लाइक आपका पॉलीथीन हुआ, या टेफ्लॉन हुआ, ये सभी आपके ताप संघट्ट बहुलक होते हैं। मोस्टली इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ताप संघट्ट बहुलक क्या होते हैं, यानी वे बहुलक
वे बहुलक जो गर्म करने पर कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, व ठंडा करने पर कैसे हो जाए, कठोर हो जाए। कठोर हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, उनको थर्मोप्लास्टिक या ताप संगत बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए मोस्टली आते हैं पेपर में। जैसे एग्जाम्पल में आपका है इसमें टेफ्लॉन, आपका टेफ्लॉन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हुई पॉलीथीन हुई, नेक्स्ट आपकी हुई पॉलीस्टाइरीन हुई। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, ताप संगत बहुलक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर बताया प्रत्यास्थ के बारे में, प्रत्यास्थ पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट आपका दूसरा था कौन सा, रेशेदार, ठीक है, फाइब्रिस पॉलीमर। और नेक्स्ट आपका तीसरा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आधार पर आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। आपके 4 प्रकार के पॉलीमर थे। ठीक है, और जिसका क्लासिफिकेशन हमने 3 के आधार पर किया था। ठीक है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, नेक्स्ट था संरचना के आधार पर, और आपका तीसरा था अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, जिनके यूजेस क्या हैं, जिनकी एकलक इकाइयां क्या हैं, ठीक है, मोस्टली पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए मोस्टली यूजेस पूछ दिए जाते हैं आपका जो मतलब नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पूछ दिया था रस्सी बनाने में किसका यूज किया जाता है, पाइप बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा रेनकोट बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, या कहा जाए आपका जो कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है उसमें किस बहुलक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं पॉलीथीन के बारे में। हमारा पहला बहुलक है पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो देखिए इसकी एकलक इकाई पूछती जाती है, मोनोमर इकाई। तो देखिए इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है पॉलीथीन की, जिसको इसका निर्माण देखिए किससे होता है, एथीन से होता है। ठीक है, एथीन से होता है, एथीन मतलब एथिलीन। तो देखिए एथिलीन को जब क्या किया जाता है, उच्च टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपकी पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपकी पॉलीथीन में आपका जो मोनोमर यूनिट है वो आपका क्या है, एथीन यानी एथिलीन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं पीवीसी के बारे में। पीवीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी काफी बार पूछ देते हैं, पॉलीबाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म, पॉलीबाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो देखिए इसकी मोनोमर इकाई पूछती जाती है, इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी पीवीसी होती है इसकी एकलक इकाई होती है बाइनिल क्लोराइड। इसको बाइनिल क्लोराइड के थ्रू बनाया जाता है। जब आपका जो बाइनिल क्लोराइड है, जब इसको हीट किया जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी जो पॉलीबाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके मोस्टली यूजेस पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए इसके यूजेस क्या हैं, जो आपकी पॉलीबाइनिल क्लोराइड होती है इसका यूज एक प्रकार से पाइप बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया था पाइप बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाइप बनाने में किसका यूज किया जाता है, पाइप बनाने में जो आपकी पीवीसी है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है रेनकोट बनाने में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए रेनकोट बनाने में भी पीवीसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसके एग्जाम्पल या यूजेस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। आपका पहला पॉलीमर था पॉलीथीन, और नेक्स्ट आपका था पॉलीबाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बारे में।
तो उसको आप ये लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसकी एक बार फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो देखिए पेन की फुल फॉर्म पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा वूलन क्लॉथ बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका बहुलक है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी पेन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए इसकी एकलक इकाई क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसकी मोनोमर यूनिट होती है एक्रिलोनाइट्राइल। ये देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। पेन का निर्माण किसके थ्रू किया जाता है या किस मोनोमर यूनिट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब आपकी जो एक्रिलोनाइट्राइल होती है, जब क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। जब हम इसको प्रॉपर हीट करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होती है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके क्या बन जाते हैं, अनेक मोल बन जाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH का होल N। जब आपका N लग जाता है, N का मतलब क्या है, अनेक मोनोमर इकाइयां, ठीक है। तो देखिए इसकी यूजेस के बारे में बताते हैं आप लोगों को। इसका यूज किसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज एक प्रकार से फाइब्रिस बनाने में किया जाता है। फाइब्रिस मतलब रेसे बनाने में। तो देखिए इसका यूज एक प्रकार से रेसे बनाने में किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसका यूज एक प्रकार से कपड़े की फॉर्मेशन में या कपड़े बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया भी था, वूलन क्लॉथ बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वूलन क्लॉथ बनाने में किसका यूज किया जाता है, जो आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है उसका यूज एक प्रकार से वूलन क्लॉथ बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। देखिए टेफ्लॉन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो मतलब नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, यानी जिस पर खाना आपका चिपकता नहीं है, उसमें किसकी परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो उसमें आपकी टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है। अभी आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका देखिए है, नेक्स्ट पॉलीमर है आपका टेफ्लॉन। तो देखिए इसकी मोनोमर इकाई क्या होती है टेफ्लॉन की। देखिए इसकी काफी बार पूछते हैं इसकी मोनोमर इकाई क्या होती है, ठीक है। तो देखिए टेफ्लॉन की मोनोमर जो इकाई है यानी एकलक इकाई क्या होती है, टेट्राफ्लोरोएथेन। टेट्राफ्लोरोएथेन इसकी एकलक इकाई होती है। जब इसको हीट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, आपके जो मतलब टेफ्लॉन के असंख्य मोल बन जाते हैं। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, इसके असंख्य मोल बन जाते हैं। इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरोएथेन, ठीक है, यानी टेफ्लॉन। इसके फलस्वरूप टेफ्लॉन का निर्माण होता है। और ये आपकी थी पॉलीथीन, ठीक है, क्या थी आपकी, पॉलीथीन थी। तो देखिए इसके यूजेस पूछ दिए जाते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने में। यानी क्या किया जाता है, जब हम कभी डोसा बनाते हैं या प्रॉपर ऐसे सिंपल तवे पे बनाएं, तो आपका जो फूड होता है वो चिपक जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या किया जाता है, टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे आपका खाना चिपके ना, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो आपके टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं नायलॉन 6,6 के बारे में। पांचवा हमारा पॉलीमर है देखिए हमारा पॉलीमर है नायलॉन
6,6। देखिए क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा पॉलीमर है मतलब जिसे मानव ने आर्टिफिशियल तरीके से सबसे पहले बनाया था। ठीक है, तो देखिए जो आपका नायलॉन 6,6 है, इसको मनुष्य ने सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था। तो ये एक प्रकार से कैसा है, आपका आर्टिफिशियल बहुलक है। कैसा बहुलक है आपका, आर्टिफिशियल। आपका कैसा है, ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल पॉलीमर है, जिसे क्या किया था, मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था। आपसे पूछ सकता है सबसे पहले बनाया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, नायलॉन 6 की मोनोमर इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है पेपर में। तो देखिए इसकी मोनोमर इकाई क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिल डाइएमीन, हेक्सामेथिल डाइएमीन की जब एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एडिपिक एसिड के साथ जब इसको आप हीट करोगे, जिसके फलस्वरूप नायलॉन 6,6 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके देखिए मोस्टली यूजेस पूछ दिए जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा टायर बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नायलॉन 6,6 का यूज टायर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज एक प्रकार से टायर बनाने में किया जाता है। लाइक जो आपके कपड़े धोने का ब्रश होता है, उसमें भी आपके किसका यूज किया जाता है, नायलॉन 6,6 का यूज किया जाता है। तो ब्रश क्लॉथ बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो आपके जो नायलॉन 6,6 है, इसका यूज एक प्रकार से ब्रश क्लॉथ में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं नायलॉन 6 के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका नायलॉन 6। नेक्स्ट देखिए आपका छठवां है नायलॉन 6। तो देखिए जो नायलॉन 6 है, इसको एक प्रकार से किससे बनाते हैं, कैप्रोलैक्टम के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसकी मोनोमर इकाई पूछ सकते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, इसको कैप्रोलैक्टम के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू, कैप्रोलैक्टम के थ्रू। और इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से रस्सी बनाने में किया जाता है। आपसे पूछ देगा रस्सी बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, तो नायलॉन 6 का यूज एक प्रकार से रस्सी बनाने में किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से कैप्रोलैक्टम होता है। जब इसको हीट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका जो नायलॉन 6 है, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज एक प्रकार से रस्सी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेक्रोन। नेक्स्ट है आपका डेक्रोन, या जिसको बोलते हैं टेरिलीन। तो देखिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है टेरिलीन का निर्माण किससे होता है, तो देखिए जो आपका टरथैलिक एसिड होता है, जब कभी भी टरथैलिक एसिड को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं टरथैलिक एसिड की, इसकी जो मोनोमर इकाई होती है वो क्या होती है, मोनोमर इकाई क्या होती है, टरथैलिक एसिड। एक तो इसे बनाया जाता है टरथैलिक एसिड और प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए टरथैलिक जो एसिड होता है, जब एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके असंख्य मोल बन जाते हैं, किसके, डेक्रोन के बन जाते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन आता है हेलमेट बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए डेक्रोन तथा टेरिलीन का यूज मोस्टली किसमें किया जाता है, हेलमेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, इसका यूज किसमें किया जाता है, हेलमेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसमें, हेलमेट बनाने में, क्योंकि हेलमेट में एक प्रकार से जो आपका कांच होता है कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो इसका यूज किसमें किया जाता है, हेलमेट बनाने में किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
और इसका यूज कहाँ पर किया गया था? इसका यूज सर्वप्रथम किया गया था किसमें? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले बनाया गया था किसको? टेरिलीन को। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताते हैं बेकिलाइट के बारे में। आपसे पूछते हैं कि जो मतलब कुकर का हैंडल होता है इसमें किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कुकर के हेलमेट में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? जो आपका बेकिलाइट होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सातवां पॉलीमर है आपका बेकिलाइट। बेकिलाइट कैसा है? आपको बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जैसे आप इसको हीट करेंगे, आपने इसको हीट किया तो ये कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, और लेकिन ठंडा करोगे तो कैसा हो जाएगा? आपके लिए सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बताते हैं बेकिलाइट के बारे में। बेकिलाइट क्या होता है? इसकी देखिए एकलक इकाई क्या होती है। तो देखिए इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। जब कभी भी जो फिनॉल होता है, फिनॉल आपको पता है क्या होता है? फिनॉल जब बेंजीन रिंग पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5OH। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फिनॉल होता है। ठीक है, जब कभी भी फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड SCHO। ये क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। और इससे क्वेश्चन आता है 40% फॉर्मेलिन के जो विलयन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इथिल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपका फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मेलिन कहते हैं। इसका यूज एक प्रकार से बायोलॉजी लैब में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी एकलक इकाई क्या होती है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बेकिलाइट के असंख्य मोल बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? असंख्य मोल बन जाते हैं, इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बेकिलाइट है ये एक प्रकार से सबसे पुराना आपका बहुलक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, निम्न में से कौन सा पुराना बहुलक है? ठीक है, एक तो कृत्रिम तरीके से बनाया था मानव ने, उसका नाम क्या था? नायलॉन 6,6। तो ये एक प्रकार से आपका कैसा बहुलक है? सबसे पुराना बहुलक है। सबसे पुराना बहुलक आपका कौन सा है? बेकिलाइट है। ठीक है, बेकिलाइट का यूज किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसका यूज एक प्रकार से इलेक्ट्रिक स्विच में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच में। आपसे पूछ देंगे इलेक्ट्रिक स्विच में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो बेकिलाइट होता है इसका यूज एक प्रकार से इलेक्ट्रिक स्विच में किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से यूटेंसिल्स जानते हैं आप क्या होता है? यूटेंसिल्स बर्तन यानी। ठीक है, यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, कोई भी आपका हो गया, जैसे पैन हो गया, लाइक कढ़ाई हो गई, ठीक है, आपका कुकर हो गया, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? आपकी जो बेकिलाइट है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है मेलामाइन। नेक्स्ट ये लास्ट है आपका इसलिए। ठीक है, तो देखिए जो मेलामाइन है इसकी एकलक इकाई क्या होती है? इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? एकलक इकाई। तो देखिए इसे किसके थ्रू बनाया जाता है? जो आपका मेलामीन होता है इसको एक प्रकार से जब कभी भी जो आपका मेलामीन होता है जब ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इस रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप मेलामीन बन जाता है। मेलामीन के असंख्य मोल बन जाते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, एक तो होता है मेलामीन, मेलामीन का मिश्रण हम लेंगे, और नेक्स्ट आपका हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड SCHO। तो ये जो इसके फलस्वरूप आपका जो मेलामीन है उसके असंख्य मोल बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों को हम थोड़ा बताते हैं हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में और जो आर्टिफिशियल रबड़ है उसके बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट है आपका रबड़। क्वेश्चन आज आ जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा आर्टिफिशियल रबड़ क्या होती है, ब्यूना S क्या होता है, ठीक है, ब्यूना N क्या होता है। या पूछ सकते हैं ब्यूना N को किस में रखा गया है, आर्टिफिशियल रबड़ में या उसमें प्राकृतिक रबड़ में।
तो देखिए आपकी जो रबड़ होती है, रबड़, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल, और एक आपकी होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रबड़, और इसमें है आपकी प्राकृतिक रबड़। आप लोगों को देखो आगे मैंने बताया था प्राकृतिक रबड़ में किसको रखा गया है, आपकी जो आइसोप्रीन है इसको एक प्रकार से किसमें रखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा। आइसोप्रीन आपकी एक प्रकार से कैसी रबड़ है, ठीक है, तो नेचुरल रबड़ है, इसको एक प्रकार से नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रबड़ यानी कृत्रिम रबड़ कौन सी होती है, जो आपकी नियोप्रीन होती है, आपकी नियोप्रीन होती है, या आप इसको क्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल है, तो आर्टिफिशियल रबड़ का एग्जाम्पल है आपका कौन सा, नियोप्रीन, ठीक है। इसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है कौन सा, ब्यूना एन आता है, ठीक है। लाइक आपका आता है ब्यूना एस। आपसे पूछ देंगे ब्यूना एस आपकी कौन सी रबड़ है, तो कृत्रिम रबड़ है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं रबड़ का बल्कनीकरण। देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में कि रबड़ के बल्कनीकरण में, आरआरबी में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि जब रबड़ का बल्कनीकरण होता है तो उसमें किस तत्व का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि रबड़ के बल्कनीकरण में जब आप सल्फर का यूज करते हैं तो इस प्रकार से उसका परसेंटेज कितना लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 आए हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब आप लोगों को हम बताते हैं रबड़ का बल्कनीकरण, बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो देखिए जो आपकी रबड़ होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। रबड़ कैसी होती है आपकी, सॉफ्ट होती है। जो आपकी कौन सी रबड़ सॉफ्ट होती है, आर्टिफिशियल रबड़ तो सॉफ्ट होगी नहीं। जो आपकी नेचुरल रबड़ है वो कैसी होती है, आपकी सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, जब आपकी जो मतलब नेचुरल रबड़ है, तो देखिए जब आपकी जो नेचुरल रबड़ है, जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं, जब हमने इसको सल्फर के साथ हीट किया, ठीक है, इसमें सल्फर लेते हैं और जब हम इसको हीट करते हैं जिसके फलस्वरूप ये जो आपकी रबड़ है वो कैसी हो जाती है, हार्ड पड़ जाती है, ठीक है। कैसी पड़ जाती है, आपकी जो रबड़ है वो आपकी कैसी पड़ जाती है, हार्ड पड़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी रबड़ हो जाती है हार्ड। पहले तो वो सॉफ्ट थी, ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें सल्फर मिला दिया और जब हमने इसको हीट कर दिया जिसके फलस्वरूप आपकी जो रबड़ थी वो आपकी कैसी हो गई, हार्ड हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्कनीकृत रबड़, ठीक है। तो ये कैसी पड़ गई, आपकी हार्ड पड़ गई यानी कठोर पड़ गई। पहले तो ये सॉफ्ट थी, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कभी भी क्या किया जाता है, रबड़ को सल्फर के साथ जब हीट करोगे जिसके फलस्वरूप आपकी जो रबड़ है वो कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बल्कनीकरण जो प्रोसेस होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मोस्टली रोल प्ले करता है वो आपका कौन सा होता है, सल्फर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा बल्कनीकरण में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो सल्फर होता है उसका यूज एक प्रकार से बल्कनीकरण रबड़ में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका परसेंटेज कितना होता है आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बल्कनाइज जो मतलब बल्कनीकृत रबड़ होती है इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है,
तो देखिए आपकी जो बल्कनीकरण रबड़ में सल्फर की मात्रा आपकी कितनी होती है, 3 से 4% तक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, बल्कनीकृत रबड़ में सल्फर की मात्रा 3 से 4% तक होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो बल्कनीकरण होता है रबड़ का बल्कनीकरण, इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया था जो ऑटो व्हीकल होते हैं, यानी जो स्वचालित वाहन होते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो रबड़ का यूज किया जाता है। जो रबड़ के बल्कनीकृत से जो इससे जो क्या बनती है, रबड़ बनती है, जो बहुत ही कठोर होती है, उसका यूज एक प्रकार से ऑटो व्हीकल में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं ऑटो व्हीकल टायर में, ऑटो व्हीकल टायर में किसका यूज किया जाता है, यानी स्वचालित वाहन के टायर में किसका यूज किया जाता है, जो आपका रबड़ होता है इसका यूज एक प्रकार से ऑटो व्हीकल टायर में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं इसमें किसका यूज होता है, सल्फर का यूज मोस्टली किया जाता है बल्कनीकरण में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया है। मैंने कोशिश की आप लोगों को इसमें से जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है उनको बताने की। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी बताया है पॉलीमर के बारे में, ठीक है, एकल इकाइयां मोस्टली इससे पूछते हैं, यूजेस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा हेलमेट बनाने में, लाइक रस्सी बनाने में, लाइक जो आपके फाइबर्स हो गए या आपके वूलन क्लॉथ हो गए, इसमें किसका यूज किया जाता है, किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, लाइक आपकी जो नेचुरल रबड़ है, आपकी सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की, तो इनको अच्छे से क्लियर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।